लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम जो रिप्रोड्यूस कर पाए, ग्रो करें, कॉन्शियस हो। ठीक है, क्या क्या स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का? कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बाद कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव मेथड और क्या स्टडी करते हैं हम? कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव मेथड्स और कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव मेथड्स और इसके अलावा क्या करेंगे हम? लाइफ साइकिल। किसका लाइफ साइकिल? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो, बायोलॉजी ऐसी शाखा है विज्ञान की जिसके अंदर हम सारे जीवित जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाई करते हैं। उनके कैरेक्टर कैसे दिखते हैं, क्या उनका बिहेवियर है, कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? नए इंडिविजुअल्स को बर्थ कराना। ठीक है, और लाइफ साइकिल, कौन कौन से फेजेस आते हैं उनकी लाइफ के अंदर, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब आपको हमने आपके जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसकी डेफिनेशन समझा दी है। अब हम चलते हैं डिस्कशन के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है, इंट्रोडक्शन। टोटल कितने यूनिट्स हैं आपके? एचपीएससी 5 यूनिट्स। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? एचपीएससी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग स्कीम बताऊंगी मैं कि कौन कौन से यूनिट कितने कितने नंबर का है। ठीक है, 5 यूनिट है आपके टोटल। बायोलॉजी के अंदर 11th क्लास के लिए 22 चैप्टर है इसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चैप्टर वाइज मार्किंग पढ़ते हैं, हर एक यूनिट का नाम और फिर चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का मतलब क्या है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 1 12 मार्क्स का है। यूनिट 1 का क्या नाम है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और वेरिएशन। वैरायटी और वेरिएशन किसका मतलब होता है? डाइवर्सिटी का। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब हुआ? कैसी स्पीशीज हैं, अलग अलग कितनी वैरायटी है स्पीशीज की, क्या वेरिएशन है स्पीशीज की, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी यूनिट में? आपके फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का मतलब जीवित संसार। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कौन कौन से फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे? कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे रीजन कि वही कैरेक्टर्स को ही क्यों चूज किया गया है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, फिर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या हम सभी को पता है कि बोटैनिकल नोमेनक्लेचर होता है, जिसके अंदर क्या है? हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक स्पीशीज को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन दी। ठीक है, और कौन कौन से बेसिस हैं जिनके अंदर हमने क्या किया है? क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिज्म को। कौन कौन से बेस हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? नाम दिए जाते हैं किसको? ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, फिर जो थर्ड है आपका वो है प्लांट किंगडम। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वैरायटी ऑफ स्पीशीज। किसकी वैरायटी ऑफ स्पीशीज? प्लांट की। ठीक है, प्लांट किंगडम के अंदर कितने अलग स्पीशीज हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। ठीक है, फिर उन्हें क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी प्लांट को कैटेगरी ए या बी में रखा गया है, ए में रखा गया है, तो उसका क्या रीजन है, क्या बेसिस है उसको रखने का। अगर बी में रखा गया है तो क्या बेसिस है। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज, एक पर्टिकुलर जीनस, एक पर्टिकुलर ग्रुप कैसे कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे वो होगा पिगमेंट्स। ठीक है, कि कौन सी स्पीशीज है, कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से वो क्या कर रही है? एक कलर इम्पार्ट करती है। ठीक है, कलर इम्पार्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रॉपर कलर शो करती है
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या करेंगे सेकंड चैप्टर में, क्या करें हम लोगों ने, नेमिंग करके करेक्टराइज कर दिया। ठीक है, करेक्टराइज कर दिया मतलब उसका पता लग गया आपको इन तीनों स्पीशीज का कि क्या है, इनके नाम है, नेमिंग हो गई इनकी, आइडेंटिफाई होने के बाद नेमिंग हो गई, फिर करेक्टराइज कर दिया, कैरेक्टर्स इनके चूज कर लिए। अब क्या होगा, हम डिसाइड करेंगे कि वेदर दे बिलोंग टू प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं ए और बी किसे बिलोंग कर रहे हैं, प्लांट किंगडम से, और सी किससे कर रहा है, एनिमल किंगडम से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप, उस कैटेगरी को प्लांट किंगडम में रखेंगे, ए और बी की कैटेगरी को प्लांट किंगडम में रखेंगे। फिर फर्दर क्या है, उनके ग्रुप्स हैं, डिविजन हैं, कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे क्या किया गया है, ऐसा किया गया है। अगर एनिमल किंगडम का है तो कौन से ग्रुप में रखा जाएगा, कौन सी स्पीशीज का हिस्सा है, कौन से जीनस का हिस्सा है, वो सब डिसाइड करेंगे। ठीक है, समझ आ गया फर्स्ट यूनिट आपका जो 12 मार्क्स का है एचपीएससी के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड यूनिट की तरफ जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बेसिक प्लान। ठीक है, बेसिक प्लान मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अगर साइंस के अकॉर्डिंग बोले तो क्या सेल टाइप कैसे है, टिश्यू टाइप क्या है, लोकेशन क्या है सेल और टिश्यू का, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आपके फोर्थ यूनिट पे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जो 14 मार्क्स का है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर और बुक के अकॉर्डिंग फिफ्थ चैप्टर है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो वर्ड जो मॉर्फोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी। ये क्या करेंगे आप, एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी करेंगे। कैसे कि एक फ्लावर है, कैसे सेपल्स हैं, कैसे पेटल्स हैं, क्या अरेंजमेंट है, कैसे कलर का फ्लावर है, फ्लावर की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, प्लांट की हाइट कितनी है, प्लांट कौन से एरिया में होता है, उस प्लांट का क्या हैबिटेट है, ये सब हम पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, अब सिक्स्थ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मॉर्फोलॉजी तो होता है एक्सटर्नल स्टडी और एनाटॉमी होता है इंटरनल स्टडी। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम फिर सिक्स चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम पढ़ेंगे इंटरनली उस फ्लावर के प्लांट में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, किस टाइप के सेल हैं, किस टाइप के टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज का लोकेशन क्या है, टिश्यूज की थिकनेस क्या है, क्या क्या चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन प्लांट के अंदर, वो सब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, फिर हमारा है सेवेंथ चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, क्या बेसिक प्लान है। सेम वही क्या है इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सेल टाइप, टिश्यू टाइप, लोकेशन। ठीक है, टिश्यू टाइप, लोकेशन, टिश्यू के टाइप्स। ठीक है, फिर उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है टिश्यू के टाइप्स की, उनकी लोकेशन है, क्या फंक्शन है उस टिश्यू का, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें हमारे सेवेंथ चैप्टर में यूनिट 4। ठीक है, अब हम लोग सेवन चैप्टर्स डिस्कस कर लिए अपने, 2 यूनिट हमारे डिस्कस हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड यूनिट की तरफ। ठीक है, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, क्या नाम है हमारे थर्ड यूनिट का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहला जो फर्स्ट वर्ड है हमारे यूनिट का जिसका क्या नाम है, जिसका वर्ड क्या है, सेल, वो देख लेते हैं क्या होता है। बहुत बेसिक सी बात है, हम काफी लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सेल की डेफिनेशन। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है सेल, एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल
सेल बन के टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बन रहा है, ठीक है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? अगर सेल होगा तभी एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। और फंक्शन यूनिट क्या है? सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, सेल ना हो तो कोई फंक्शन ही नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? थर्ड यूनिट में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 3 का, जो बुक के अकॉर्डिंग एक चैप्टर है, उसका नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल की कॉन्स्टिट्यूशन, तो मतलब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बारे में पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली बोलते हैं। सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर वाला हिस्सा, और साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर का फ्लूइड मटेरियल। तो उन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या है प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या है साइटोप्लाज्म? सेल के अंदर का लिविंग मटेरियल है, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर का लिविंग मटेरियल है, और जो फोर्थ में पढ़ने वाले वो है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इसके अलावा भी और चीजें होती हैं जो सेल के स्ट्रक्चर में आती हैं। वो कौन सी होती है? वो होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लिपिड्स, वैक्यूल्स, ठीक है। क्या है? सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं। इनको पढ़ेंगे हम, इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इनका फंक्शन पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे हम? 8th चैप्टर में, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हमारा 9th चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स that are present in living bodies, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं जो, वो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो हम बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्या फंक्शन है, क्या रोल है इनके, कैसे इनके स्ट्रक्चर है, इनकी प्रॉपर्टीज है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर, जो है 9th चैप्टर। अब हम बात करते हैं 10th चैप्टर की। लास्ट चैप्टर है 3rd यूनिट का, इसका नाम है सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल साइकिल जैसे लाइफ साइकिल होता है वैसे ही सेल साइकिल होता है। सेल साइकिल में क्या होता है? सेल के फेजेस होते हैं, जो वो क्या है? स्टॉप है, कोई फंक्शन नहीं कर रहा, एक्टिव है जब वो फंक्शन कर रहा है, डिफरेंशिएशन जब वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो क्या है? ऐसे सेल के अलग अलग फेजेस हैं जो हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे। उसके बाद टॉपिक आता है वो है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेनली 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, माइटोसिस और मेयोसिस, इनकी स्टेजेस, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया। 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए हमने। फर्स्ट यूनिट में 12 मार्क्स का, सेकंड का 14 मार्क्स का, और थर्ड में 14 मार्क्स का। ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये HPSC के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं हमारे 4th यूनिट की, जो है 15 मार्क्स का। इसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। यूनिट का क्या नाम है? प्लांट फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज, प्रोसेसेस। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? 4th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे प्लांट की एक्टिविटीज और प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। 11th चैप्टर यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन
प्लांट्स। तो आपको पता ही होगा कि ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है प्लांट्स में। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है वाटर, मिनरल्स और फूड, ठीक है। इन 3 चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्या आयन एक्सचेंज होगा, क्या चेंजेस होंगे जो क्या करवाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन को पॉसिबल करवाएंगे, ठीक है। अब है हमारा 12th चैप्टर जिसका क्या नाम है, मिनरल न्यूट्रिशन। आप लोगों ने पढ़ लिया 11th चैप्टर में, क्या पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट प्लांट्स का, और प्लांट्स में किसका होता है, वाटर का, मिनरल का और फूड का। अब हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर, डिस्कस करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन मतलब मिनरल, कौन कौन से मिनरल्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो चाहिए, रिक्वायर है, ठीक है। अगर वो रिक्वायर है तो किस क्वांटिटी में रिक्वायर है प्लांट को मिनरल्स, ठीक है। किस क्वांटिटी में रिक्वायर है, अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी से वो ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि अगर एक्सेस में हो रहे हैं तो क्या नुकसान है, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या नुकसान होंगे। देखो 11th चैप्टर में, 12th चैप्टर में सिंक में चल रहा है, मतलब क्वांटिटी में चल रहा है। पहले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि क्या क्या जरूरी है, ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, किन किन चीजों का होता है, वाटर, मिनरल और फूड का। अब हम 12th में क्या पढ़ेंगे, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, क्यों होता है, क्यों, क्या जरूरी है, कौन कौन से मिनरल जरूरी हैं, ठीक है, किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, अगर उसका एक्सेस हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। अब है हमारा 13th चैप्टर जो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। मिनरल तो हो गए, वाटर भी हो गया, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब क्या करना है, क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। फूड कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, फूड प्रिपरेशन कैसे हो, क्या क्या रिएक्शंस हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो क्या करवा रहे हैं, फिर फूड का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। ये सब हम पढ़ेंगे अपने 13th चैप्टर में, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब फूड प्रिपेयर हो गया, एनर्जी चाहिए, एनर्जी कब आएगी, जब रेस्पिरेशन होगा, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा रेस्पिरेशन में, ऑक्सीडेशन होगा, किसका, फूड का, ठीक है। फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। हो गया इतना, ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, फूड बन गया। 14th चैप्टर में रेस्पिरेशन जो है क्या हो गया, फूड ऑक्सीडाइज करेगा, इसमें क्या पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का प्रोसेस, कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, कौन कौन से रिएक्शन होती हैं, ठीक है। फिर हम 15th चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फूड प्रिपेयर हो गया, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बन गई, अब क्या करेंगे, उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे हम लोग किसमें, प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। क्या होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट को ग्रो कराने के लिए, कौन कौन से फेजेस आते हैं इसके अंदर, वो सब पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अब हमारा लास्ट यूनिट है जो है यूनिट नंबर 5, 15 मार्क्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी। पहले हमने पढ़ी प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि प्लांट की एक्टिविटीज जो प्लांट डेली करते हैं, उनका प्रोसेसेस हैं, उनकी एक्टिविटीज हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके अंदर पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज, कि कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या होता है उनमें, ठीक है। सबसे पहला है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, 16th चैप्टर के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम वर्क करते हैं, ठीक है, क्या वर्क करते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, कैसे वो फिर डीएक्टिवेट होते हैं, क्योंकि एक बार रिलीज होने के बाद बंद भी होना होगा ना एंजाइम को, ठीक है। फिर है 17th चैप्टर, उसमें क्या पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
डाइजेशन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? ब्रीदिंग के बारे में, कैसे होती है ब्रीदिंग। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे डायफ्राम के बारे में कि डायफ्राम कैसे अपनी शेप चेंज करता है और ब्रीदिंग पॉसिबल कराता है और एक्सचेंज होता है गैसेस का, क्या प्रोसेस है, क्या सर्कुलेशन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे किसके अंदर? हमारे 17th चैप्टर के अंदर। फिर है हमारा 18th चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, मेनली हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड की कौन कौन सी सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या फंक्शन है उनके, क्या रोल है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, सब कुछ इसमें पढ़ना है हमें। फिर है 19th चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। फूड डाइजेशन हो गया, फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, ब्लड उसे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट कर देगा। फिर क्या बचा? वेस्ट प्रोडक्ट्स बचे। वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करना है? एलिमिनेट भी तो करना होगा ना, ठीक है। तो कैसे बॉडी एलिमिनेट करती है उसका प्रोसेस पढ़ेंगे हम 19th चैप्टर में। और कौन कौन सी फॉर्म है वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो ह्यूमन बॉडी रिलीज करती है वो हम पढ़ेंगे अपने 19th चैप्टर में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 20 चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? इन दोनों की डेफिनेशन और इन दोनों का डिफरेंस कि क्या फर्क है लोकोमोशन में और मूवमेंट में। क्यों लोकोमोशन और मूवमेंट दो अलग अलग वर्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बॉडी मूवमेंट को ही स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों को अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। फिर है आपका 21 चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? न्यूरल हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, कैसे कैसे एक्टिविटीज करता है, कब वो रिएक्ट करता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है हमारा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रोल है उन हार्मोन्स का, ठीक है, और कैसे उन्हें हम डीएक्टिवेट करेंगे। दोबारा देखो क्या पढ़ेंगे हम लास्ट चैप्टर में कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कब सिक्रीट करते हैं, क्यों सिक्रीट करते हैं, क्या क्या रोल है उस हार्मोन का स्पेसिफिकली जगह पे, और अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगा, कैसे डीएक्टिवेट होगा, ठीक है। तो जो आज का वीडियो था, आज का लेक्चर था, सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए था कि +1 बायोलॉजी में आपको कितने चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे और कितने कितने मार्क्स की एक पर्टिकुलर यूनिट है, ठीक है। बाकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में।